अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। कोरोना ने इस देश से बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन चंद वोटों के लालच में प्रदेश की सरकारें समझने को तैयार नहीं हैं और वो वायरस को धर्म के चश्मे से देखने की नाकाम कोशिशें भी कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सवाल यह है कि कोरोना को लगभग हरा चुका उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कांवड़ यात्रा पर रोक लगा देता है, लेकिन ऐसा राज्य जो देश में कोरोना की तीसरी लहर का प्रवेश द्वार नजर आ रहा है, वो एक धार्मिक समारोह को लेकर हजारों लाखों लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। हम बात कर रहे हैं कि जहां बकरीद के मौके पर कई छूटें देने का फैसला किया गया है, ट्रिपल लॉकडाउन को भी छोड़ देने का फैसला किया गया है। इस छूट का मसला अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था स्वतः संज्ञान लेकर, तब एक इंटरवेंशन याचिका डाली गई नामबियार साहब की सब तरफ से और उन्होंने कहा इस मामले में ध्यान दिया जाए। एक बार फिर कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सवाल यह है कि इस देश में संक्रमण को लेकर तुष्टीकरण की सियासत कब तक चलेगी? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही यह जिम्मा है, उसका ही यह जिम्मा है कि वो हमारी और आपकी जान की चिंता करे, या फिर हमारी चुनी हुई सरकारें भी सियासत के नफा नुकसान से आगे कुछ सोच पाएंगी? क्या है संक्रमण वाला तुष्टीकरण, आपको बताएंगे, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर देखिए। देश में बेपरवाह भीड़ ने फिर बढ़ाई चिंता, लापरवाह भीड़ से बढ़ा तीसरी लहर का खतरा। देश में धार्मिक आयोजनों पर भी मचा घमासान। केरल में कोरोना कहर के बीच बकरीद मनाने की छूट। केरल में कोरोना कहर के बीच बकरीद मनाने की छूट 18, 19, 20 3 दिन बाजारों में विशेष छूट दी जाएगी। न सिर्फ बकरीद मनाने वाले लोगों को, बल्कि फिल्म की शूटिंग करने वाले लोगों को और धार्मिक स्थलों पर भी। वो राज्य जहां आज भी करीब 15-16 हजार केसेस एक दिन में आ रहे हैं, वहां बकरीद के आयोजन को मनाने के लिए विशेष छूट दी जा रही है। अब यह खबर है जिस पर असल में हम कई मसले समझने की कोशिश करेंगे, जहन में क्या किसके चल रहा है टटोलने की कोशिश करेंगे। अलग अलग स्टेक होल्डर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको मैं इधर ले चलूं। देश में धार्मिक आयोजनों को लेकर सोच क्या रहती है? सोच क्या जान के अलावा कोई होनी चाहिए, जान के फिक्र के अलावा? और खास तौर से तब जब हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां अपनों की अंत्येष्टि में भी लोगों को वीडियो कॉल से शामिल होना पड़ रहा है। जरा देखिए, ये भीड़ देखिए, ये कहीं धार्मिक आयोजन से संबंधित भीड़ है, कहीं पर आप देख रहे हैं हिल स्टेशन पर लोग पहुंचे हुए हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सैर सपाटा चल रहा है, और अगर ये होगा तो फिर ये जो हमने दूसरे दौर के दौरान देखा है, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, उतने सारे लोग बीमार कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको केटर ही नहीं कर पा रहा है, भाग दौड़, चीख पुकार, स्मशानों में जगह नहीं, कब्रिस्तान में जगह नहीं, और अगर हम उसके लिए रो रहे थे अब से चंद दिन पहले, तो हम उसको भुलाकर ये सब कैसे करने लगे हैं? और अगर ये होगा तो फिर ये होता रहेगा। संक्रमण में भी तुष्टीकरण हम क्यों देख रहे हैं? हम उसमें भी तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए, एक बार इसको देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों कह रहा हूं। नए केसेस, एक्टिव केसेस, पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। जल्दी से बदलिए और अगला लाइए। देश में 38,164 केसेस हैं आज, नए केसेस। जरा देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि तुष्टीकरण हो रहा है। क्या कांवड़ यात्रा पर अगर रोक लग सकती है तो बकरीद पर छूट क्यों है? यहां पर देख लीजिए, देश में 38,164 केस हैं, यूपी में 40 केसेस हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई है। केरल में 13,956, करीब 14,000 केसेस हैं, लेकिन बकरीद पर छूट दी जा रही है। यहां एक्टिव केसेस के मामले में देश भर में 4.25 लाख केसेस हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1,188 और केरल में 1.25 लाख एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस वाले मामले में केरल उन राज्यों में से एक है, लेकिन वहां बकरीद पर विशेष छूट दिए जाने के बारे में सरकार सोच रही है। पॉजिटिविटी रेट देश में 3%, उत्तर प्रदेश में 0.02%, लेकिन केरल में 10% पॉजिटिविटी रेट में बकरीद पर विशेष छूट देने के बारे में सोचा जा रहा है। क्या हर बार कोर्ट को सामने आकर संज्ञान लेकर किसी याचिकाकर्ता पर सुनवाई करके कुछ कहना पड़ेगा, या हमारी चुनी हुई सरकारें इस बारे में अपनी जिम्मेदारी समझेंगी? सवाल यह है कि आप देखिए, जहां से इस्लाम निकला वहां क्या सोचा जा रहा है, जहां इस्लाम के सबसे ज्यादा मानने वाले हैं वहां क्या समझा जा रहा है। सऊदी ने समझा, केरल कब समझेगा? हम ये क्यों कह रहे हैं? मक्का में हज यात्रा में क्या हो रहा है वो जरा देखिए।
60,000 लोगों को इजाजत है वहां पर इस समय, जबकि वहां लाखों की तादाद में लोग पहुंचते थे। केरल में बकरीद मनाने के दौरान लॉकडाउन में छूट से बाजार में भीड़ बढ़ रही है। आगे दिखाइए, वैक्सीनेशन के बाद ही हज की इजाजत है, लेकिन केरल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे या भीड़ में नहीं जाएंगे जिनको वैक्सीनेशन नहीं। बकरीद के दिन और भीड़ बढ़ सकती है, इस बारे में अब कोई संशय नहीं दिख रहा है। मक्का में हर 3 घंटे में 6,000 लोगों की एंट्री वहां पर सुनिश्चित की गई है और वहां भीड़ रोकने के लिए कोई ठोस नियम नहीं है। सवाल यह है कि यहां पर चीजों को ज्यादा दिखाने मनाने की कोशिश क्यों होती है? सरकारों को जान से ज्यादा वोट की चिंता है क्या? सिर्फ चुनाव देखकर फैसले किए जाते हैं क्या? क्या लोक लुभावन छवि का ख्याल ही रखा जाता है? अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करने की सोचती हैं क्या सरकारें? और यह सोचा जाता है कि अगर जरूरी होगा तो कोर्ट रोकेगी, कम से कम हमारे सिर पर यह ठीकरा नहीं फूटेगा कि हमने अमुक चीज में रोक लगाई। जान है तो जहान होगा, ये बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है जिसको समझाना पड़े, ये समझ में आना चाहिए, लेकिन फिर क्यों? जान है तो जहान होगा। धार्मिक समारोह को मंजूरियां क्यों मिल रही हैं? ये सवाल जहन में समझ में नहीं आता। लेकिन जब उनसे आप सवाल पूछिए जहां पर ये सब हो रहा होता है, तो वो क्या कहते हैं? किसान आंदोलन का हवाला। वहां पर यह कह दिया जाता है किसान आंदोलन क्यों हो रहा था? कुंभ के दौरान, वहां जब कुंभ के दौरान यह सवाल पूछा गया लोगों से कि आप ये बताइए इससे फैलेगा तो नहीं कोरोना, तो उन्होंने क्या कहा? किसान आंदोलन वालों से पूछिए ना जाइए, जहां राजनीतिक रैलियां हो रही हैं उनसे पूछिए ना जाइए, पूछिए वहां क्यों नहीं रोक लग रही है। मतलब अपने बारे में सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है, दूसरों का हवाला देकर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिशें चल रही हैं। जान को वरीयता क्यों नहीं दी जा रही है? सेकुलर देश में धर्म के चश्मे से चीजों को क्यों देखा जा रहा है? और क्या ऐसे में फिर हम अपने आप को सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री हमको कहते जाना चाहिए क्या, जब जान के ऊपर भी हम धार्मिक चीजों को अहम समझते हैं? अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजनीति शास्त्र के हमारे साथ आज की चर्चा में। अतीकुर रहमान बहुत ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से अपनी बातों को सामने रखते हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनीत चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं। प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत सुलझे हुए तरीके से आपको एक बात ऐसे समझा देते हैं। कई बार कहते हैं कॉमन सेंस सबसे ज्यादा अनकॉमन होता है। उन्हीं चीजों को आपको वो ऐसे समझा देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये तो हमारे जहन में आसानी से आने वाली बात थी। डॉक्टर एम वली, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चिकित्सक तो हैं ही, साथ में वो अपने धर्म को मानने वाले भी हैं। और तब जबकि कई बार हम ये देखते हैं कि सऊदी कोई फैसला ले रहा है, यूएई कोई फैसला ले रहा है, और हमारे यहाँ हम ये देखते हैं चाय से ज्यादा केतली गर्म होने लगती है, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं विद्वान, इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले इसको लेकर मैं जाना चाहता हूं अतीकुर रहमान साहब के पास। क्या देश ये समझ रहा है कि इंसान इंसान में भेद नहीं करता कोरोना? अतीकुर रहमान साहब जी दिनेश भाई, जितना भी कुछ आपने कहा, मैं नहीं समझता हूं कि मैं कोई भी आपकी चीज को रद्द कर पाऊंगा आज। बिल्कुल हकीकत यह है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी कम्युनिटी हो उसको वोट बैंक की तरह देखा जाता है। सरकारें ये देखती हैं कि अगर हमने इनके खिलाफ कुछ कहा तो ये हमारा वोट बैंक टूट सकता है, हमारा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए हमने देखा कि पिछले कई दिनों में, महीनों में बल्कि मैं कहूँगा कि अदालत को अपना वक्त इतनी छोटी सी कॉमन सेंस बातों के लिए बर्बाद करना पड़ा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेकर यह बताना पड़ा यूपी सरकार को कि आप ये कदम ना उठाएं, और फिर उसके बाद में उस यात्रा को रद्द किया गया। आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को यह एहसास नहीं दिलाएंगे कि हम कोई बेनिफिट आपसे एक्स्ट्रा नहीं चाहते, संविधान और आईपीसी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, आईसीएमआर की कोई गाइडलाइन, पैंडेमिक बिल्कुल किसी को देखकर नहीं आएगा। हमने देखा पिछले सेकेंड वेव के अंदर एन मास लोगों की उसने मौतें की, कोई मुसलमान नहीं था उसमें, कोई हिंदू नहीं था, इंसानियत की मौत हुई है। ये जितना जल्दी हम समझ जाएं दिनेश भाई उतना अच्छा है। कोई भेदभाव, कोई इफ्स एंड बट्स, कोई धर्म को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिलाना हमको शोभा नहीं देता है। अतीकुर रहमान साहब, आपकी बातों से कई बात मैं सहमत होता हूं, कई बार मैं नहीं होता हूं, लेकिन आज जो आप बात कह रहे हैं उसको हर किसी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि ये जो बात है इसमें और कोई दो राय हो ही नहीं सकती, जान से बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता। और कई बार पॉलिटिकल पार्टीज हमसे ज्यादा इस बात की फिक्र करने लगती हैं कि हमको क्या चाहिए, और यही यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं जरा इसको लेकर सुनीत चोपड़ा जी के पास जाना चाहता हूं। सुनीत चोपड़ा साहब,
केरल तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखों का राज्य कहलाता है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये अच्छा है कि पढ़े लिखों का देश है, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा है कि दोनों कांग्रेस के लीडर और जो मार्क्सवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, दोनों की राय एक ही है कि लोगों को सही तरह कंट्रोल में रखा जाए और ईद का जो त्यौहार है उसके साथ साथ सबरीमला वाले भी जा रहे हैं, तो ये कोई किसी एक धर्म का मामला नहीं है। सबको कहा है आप अपने आप को नियंत्रित रखो तो हम इतना अलाउ करेंगे, उससे आगे मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जजमेंट के लिए है। तो मेरा ये कहना है जो सब जुडिस मामला है उसको हम रहने देंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता चाहती है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और जो लीडर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों की राय एक है। तो मेरे को समझ नहीं आती कि ये झगड़ा किस चीज़ का है। सुनीत चोपड़ा साहब, झगड़ा इस चीज का है कि अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं कि हम लोग अपनी अपनी जान बचाकर कोनों में दुबके हुए थे कि पता नहीं कैसे बचेंगे, और अब हम कह रहे हैं कि हमने वहां सबरीमला में भी छूट दे दी, हमने फिल्म की शूटिंग के लिए भी छूट दी है। एक तो बकरीद के मौके पर छूट क्यों दी है, कोइंसाइड क्यों कराया गया, इसको इसीलिए कोइंसाइड कराया गया है ताकि बकरीद वाला आरोप ना लगे, और अब सुविधा से वहां बोलना है और वहां चुप रहना है जहां पर कोर्ट का हवाला देकर इसको सब जुडिस बताया जा सके। अनिला जी के पास मैं जाता हूं और उसके बाद आता हूं सुनीत जी आपके पास। अनिला जी, ये भी कई लोग पूछ रहे हैं कि सुओ मोटो कांवड़ यात्रा के संदर्भ में कोर्ट ने संज्ञान लिया, खुद संज्ञान लिया, और इसमें एक याचिकाकर्ता को इंटरवेंशन करना पड़ा, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में जो फैसला लेगा उसके ऊपर तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, परंतु मैं ये कहूंगी कि इस कंपैरिजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का और केरला। जो चोपड़ा साहब हैं अभी एक और चैनल पे मेरे साथ थे और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश और केरला का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, और केरला में रहने वाले लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, इसलिए वो बकरा ईद जैसा जो त्योहार है वो बहुत अच्छे से और समझदारी से मना सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा इसलिए नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, समझदार लोग बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कोरोना का फैलाव कर सकते थे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी आंकड़ों के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा अभी आप भी दिखा रहे हैं कि कहाँ पे 0.2 पॉजिटिव रेट है उत्तर प्रदेश का, और इन लोगों का जो केरला का 10% है। अपने आप को एक कोरोना बॉम्ब ये बना चुके हैं, और वो कोरोना बॉम्ब फूटेगा और पूरे देश में फैलेगा। पहले महाराष्ट्र ने ये काम किया, अब ये केरला काम करेगा। जो वेव 2 है वो मर्ज हो जाएगी वेव 3 के अंदर, और पूरा का पूरा भारतवर्ष इसकी चपेट में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप मतलब कांवड़ यात्रा अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी कि हम मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट देख लीजिए, उसके अनुसार यहाँ की सरकार ने कहा कि नहीं हम इसको मैनेज कर सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको नहीं करना है। इसका जवाब लेता हूँ। सुनीत चोपड़ा जी, चुनाव भी तो हो गया, अभी क्या जरूरत थी ऐसा करने की? जी, चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। ईद जो है ये परिवार का पर्व है, ये इसमें कोई भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं है, और ना कोई भीड़ है। जो हमने टेलीविज़न चैनल्स पे देखे हैं कोई भीड़ नहीं है, लोग डिसिप्लिन हैं, और केरला के लोग वैसे भी डिसिप्लिन हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसमें कोई ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार कीजिए आप, सुनीत चोपड़ा जी, कोर्ट क्या कहता पता नहीं आपका अनुभव क्या है, लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। क्या कदम उठाए हैं हर हिंदू और मेरे को लग रहा है वो कदम ऐसा नहीं है। सुनीत चोपड़ा जी, एक सबमिशन है, सुन लीजिए जरा प्लीज। हर हिंदू कांवड़ लेकर निकल जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा हजारों की तादाद में मुस्लिम भाई वो ईदगाह हो या कोई जनरल एरिया जहां पर नमाज का वक्त होता है वो वहां पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में ये कहने लगना कि नहीं इसमें तो परिवार का त्योहार है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, एकदम आइसोलेशन में रहते हैं, फैलने का डर नहीं है, ये तर्जुमानी सही है क्या? ये एक सेकंड, संगीत रागी साहब, सुनीत चोपड़ा जी का ये जो भावार्थ है ये सही है क्या?
देखिए, कई बार जिसको हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं उसको भी कई बार हम जब डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश की भाषा में उसको गलथिथरी कहा जाता है। मैं नहीं कहूंगा, ये शब्द का प्रयोग इनके लिए प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन आपका दर्शक समझ सकता है कि वो क्या कह रहे हैं। ये कहना कि केरला के लोग डिसिप्लिन है, उनका डिसिप्लिन तो हम देखे हैं। वो सीरिया में जा करके और आईएसआईएस के साथ बम धमाके करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, डिसिप्लिन तो है ही वो पीएफआई के मॉड्यूल्स संगीत रागी जी माफ कीजिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना वो पूरे केरल के लिए ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो जाता है और इसको नहीं करना चाहिए। अनिला जी ने किसी दूसरे चैनल में सुनीत चोपड़ा की कही हुई बात का हवाला दिया, इसलिए मैंने काटा नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग गंवार हैं और उधर के लोग पढ़े लिखे हैं। मैं इस तरह की कोई तुलना, हमारे पूरे देश के लोग हमारे लिए सम्माननीय हैं। संगीत रागी जी अब बात आगे कीजिए आप। हाँ, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया, मैं उनका थोड़ा सा एक उत्तर देना चाहता था। रही बात इस पे, तो मैं बहुत सुनीत चोपड़ा जी, आप मेरे सम्मानित अतिथि हैं और बुजुर्ग भी हैं, आप पहली बार नहीं आए सर अड़ी में, एक बार में एक बोलता है सर, माफ कीजिएगा, दोबारा आपको स्मरण दिला रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा। जी संगीत रागी जी बात पूरी कीजिए, माफ कीजिए दोबारा। देखिए आपने देखा होगा कि पिछली बार जब पश्चिम बंगाल के अंदर थी तो भी ममता जी ने पूरा ईद के समय जो है वो दुकानों को खोल दिया था, बाजार खोल दिए गए थे, उसका हम लोगों ने असर देखा था। जब कुंभ का मेला लगा था तब हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो अटैक किया गया था एक पार्टी विशेष पर, एक पार्टी की सरकार पर, जहां से, और अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा 24 करोड़ का जो प्रदेश है वो अपने सुरक्षित रख लेता है, और एक केरला जैसा छोटा प्रदेश जो है वो आज भी 13,000 14,000 उसके केसेस आ रहे हैं, एक्टिव केसेस 1.25 लाख के आसपास। ऐसे में केरला सरकार को और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। 15,900 16,000 के आसपास एक दिन में 15-16,000, 17 तारीख को इससे भी ज्यादा थे। मैं ये आपकी बात को लेकर मैं संगीत रागी जी मैं दोबारा हूँ, आपकी परमिशन से जल्दी से एक राउंड लगा दूं जरा सारे मेहमानों के पास। 2 सेकंड। मेरा अपना कहना है कि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मामले में संज्ञान दिया, कावड़ यात्रा के मामले में संज्ञान दिया, सुप्रीम कोर्ट सबरीमला और जो ईद के मामले पर जो बाजार खोल दिया गया है, छूट दे दी गई है, एक साथ एकत्रित होने की छूट दी गई है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आनी चाहिए, उस पर भी संज्ञान आना चाहिए। ठीक है, टिप्पणी तो आई, कल इसमें सुनवाई होने वाली है सर, और लेकिन ये जरूर कहा गया कि उसमें सुओ मोटो संज्ञान लिया गया था। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन केरल जहां पर तमाम वायरसेस सबसे पहले दस्तक देते हैं, जहां आज भी एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा हैं, 16,000 के आसपास नए मामले आए हैं, वहां ऐसी लापरवाही क्यों कर रही है सरकार? ये अहम खबर देख लीजिए, उसके फौरन बाद में प्रदीप सिंह साहब के पास जाता हूं। बकरीद में छूट पर केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कोर्ट ने केरल सरकार से कल जवाब दाखिल करने के लिए कहा, कल इस मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है, केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। प्रदीप जी आपके पास आता हूं, ये इंफॉर्मेशन और दे दूं अपने दर्शकों को, जरा इसी मामले से संबंधित ये इंफॉर्मेशन भी देखिए, बहुत जरूरी है अगर इस मामले को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना है। हम बात कर रहे हैं कि क्या संक्रमण के दौरान तुष्टिकरण हो रहा है, कांवड़ के बाद बकरीद पर सर्वोच्च नोटिस, एक बार फिर से कोर्ट को सामने आना पड़ा है। कोर्ट में याचिका इंटरवेंशन पिटीशन दाखिल की गई और उसमें कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बकरीद में छूट पर जवाब दिया जाए और बताया जाए कि ऐसा क्या सोचकर किया गया है। न्यायमूर्ति आरिफ नरीमन की अध्यक्षता में कल इसमें सुनवाई होने वाली है। पीकेडी नाम्बियार, उन्होंने ये याचिका दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। कांवड़ यात्रा के मामले में सुओ मोटो में एक इंटरवेंशन पिटीशन डाली गई थी नाम्बियार साहब की तरफ से, उसको संज्ञान में लिया गया। कोरोना काल में हेल्थ इमरजेंसी का हवाला दिया गया कि इस समय जबकि हेल्थ इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, हम इस तरह के भीड़ भाड़ को कैसे अलाउ कर सकते हैं। बकरीद के दौरान स्पेशल छूट उन जगहों पर कैसे हो सकती है जहां ट्रिपल लॉकडाउन है। कांवड़ के बाद बकरीद पर सर्वोच्च नोटिस, केरल की सरकार को इस पर जवाब देना है। केरल की कोरोना रिपोर्ट आपको पता है, यहां पर 13,956 मामले अभी सामने आए हैं और 81 मौतें हुई हैं। एक्टिव केसेस 1,25,041 है और अब तक मौतें 15,350 हो चुकी हैं। और इसके अलावा 5 दिन, पिछले 5 दिनों का अगर आपको हवाला दूं तो जरा वो भी 7 दिन का देख लीजिए।
यहां पर 18, 17 उल्टे क्रम में आप देख रहे हैं, वहां से देखना शुरू कीजिएगा। 12 जुलाई, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और अगर वहां से शुरू करते हैं तो 7,798 से 14,000, 15,000, 13, 13, 16 और 13, मतलब अभी 17 जुलाई। और जाहिर है एक दिन में इतना फ्लक्चुएशन आ रहा है तो अगले दिन बढ़ा हुआ फ्लक्चुएशन भी आ सकता है। केरल की वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या कहती है दोनों डोसेज के संदर्भ में? टॉप 7 राज्य, नए केस वाले टॉप 7 राज्य आपने ये देख लीजिए पहले। केरल 13,956, महाराष्ट्र 9,000, आंध्र प्रदेश 2,974, ओडिशा 2,215, मतलब केरल इज टॉपिंग द चार्ट। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले अभी केरल से ही आ रहे हैं। उसके बाद तमिलनाडु आता है, असम आता है और कर्नाटक आता है। अब जरा अगली स्लाइड भी देख लीजिए। अगर वैक्सीनेशन हमको सुरक्षा देती है तो केरल की वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या कहती है? केरल की वैक्सीनेशन रिपोर्ट यह है, दोनों डोज 13.3% लोगों को मिले हैं, सिंगल डोज 34.2% लोगों को मिले हैं और कुल आबादी वहां की 3,51 करोड़, अब थोड़ा और बढ़ गई है, करीब 3.25 करोड़ पहुंच गई है। मतलब उस हिसाब से अगर देखिए तो दोनों डोज वाले लोग भी कम है और 34% कोई बहुत बड़ा, जहां 60%, 70% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है विदेशों में, वहां ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे हालात में जरा मैं अपने मेहमानों के पास एक बार फिर से चलता हूं। प्रदीप सिंह साहब, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि नीपा वायरस हो तो वहीं दस्तक देता है। ठीक है, पढ़े लिखों का राज्य है, अच्छी बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, गौरव है, लेकिन तमाम नए वायरसेस वहीं दस्तक देते हैं। इस समय टॉप मोस्ट स्टेट है वो संक्रमण के मामले में, फिर भी ये किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति किसी गलत बात को डिफेंड करता है तो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय नजर आती है। ये सुनीत चोपड़ा जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ। उनको अंदर से अच्छी तरह से मालूम है कि जिस बात को डिफेंड कर रहे हैं वो इनडिफेंसिबल है। छूट किस चीज की? लोगों के बीमार होने की, संक्रमण से मरने की छूट। अगर छूट देने की स्थिति में आप हैं तो लॉकडाउन क्यों है? ये ट्रिपल लॉकडाउन क्यों है? अगर लॉकडाउन है तो इसका मतलब आप मानते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसी गंभीर स्थिति में लोगों को बाहर निकलने की छूट देना ही अपने आप में अपराध है। ये हत्या की कोशिश है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो उनको समझाने की। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, और मैं अपने दर्शकों के लिए इसको दोहरा भी देता हूं कि सरकारों की इस तरह की कोशिशें, जहां अपने लोगों की जान जोखिम में डाली जाती है, एक तरीके की हत्या की कोशिश क्यों नहीं मानी जाए? जहां पर इतना सख्त लॉकडाउन अभी चल रहा है, वहां अगर 3 दिन के लिए भी किसी भी कारण से, चाहे वो सबरीमला मंदिर के लिए हो, चाहे वो फिल्म की शूटिंग के लिए हो, चाहे वो बकरीद के लिए हो, अगर छूट दी जा रही है तो इसे गैर इरादतन ही सही हत्या का मामला क्यों ना कहा जाए? प्रदीप सिंह जी, बात पूरी कीजिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दूसरी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक लाइफ में परसेप्शन बड़ा मैटर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बारे में, कांवड़ यात्रा के बारे में सुओ मोटो संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया। बहुत अच्छा, बहुत स्वागत योग्य कदम है। अगर केरल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता तो बेहतर होता। 3 दिन की छूट है, 18, 19, 20, 2 दिन निकल गए। कल फैसला आएगा, उसके बाद तक खत्म हो जाएगा मामला, तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तीसरी बात देखिए, ऐसा है कि तुलना, इस सरकार ने ऐसा किया, उस सरकार ने वैसा किया। सवाल यह है कि आपको अपने लोगों की चिंता है कि नहीं। ये तर्क देना कि हमने बकरीद की छूट दी तो सबरीमाला वालों को भी छूट दी, तो ये कौन सी प्रतियोगिता चल रही है? चर्च जाने की भी छूट देते थे भाई, वहां भी असेंबली लगाने की छूट दे देते, सर्वधर्म समभाव हो जाता। ये इस तरह का तर्क आप मुझे बताइए कि अगर आप ये मानते, केरल सरकार ये मानती है कि स्थिति गंभीर है और केस बता रहे हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है वो बता रहा है, जितने संख्या में लोग संक्रमित हैं वो बता रहा है, नंबर 1 पर हैं देश में, और आप छूट दे रहे हैं कि बाजार में जाइए, कोरोना लेके घर आइए और उसके बाद आपकी जान चली जाएगी तो हम अफसोस जाहिर करेंगे। ठीक है सर, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। 2 बातें कही हैं। एक तो ये कहा है कि ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है, ये हत्या करने जैसा है, लोगों को जानबूझकर खतरे में डालना। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि अगर सुओ मोटो कॉग्निशन लिया जा सकता है उत्तर प्रदेश के मामले में, तो केरल के मामले में भी वक्त रहते ऐसा किया जाता, क्योंकि 18, 19, 20 3 दिन की छूट थी।
18 और आज 19 की शाम हो गई, इतना वक्त तो निकल ही गया, 20 बचा है। जितना फैलना होगा उस वजह से वो तो फैल ही चुका होगा। इस पर मैं जवाब दूंगा, अनिला जी और संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर एम वली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चक्कर में सबसे आखिर में आपके पास इसलिए भी आ रहा हूं क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन, एक डॉक्टर का ओपिनियन, और सर आप जब बात कहते हैं तो कोई हिंदू मुसलमान का स्क्रीट देखकर आप बात नहीं कहते हैं, आपके लिए जान बचाना आपका सबसे बड़ा धर्म है। हम सर समझ पा रहे हैं एक देश के तौर पर ये बात? तो गौतम साहब, पहले तो मैं आपको सलाम करता हूं, आपने मुद्दा उठाया, रेलेवेंट है, बहुत अच्छे आपने स्पीकर्स बुलाए, वो भी बहुत अच्छा है, आपके चैनल ने ये डील किया, बहुत अच्छी बात है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं 2 पॉइंट ऐसे बताकर आपकी पूरी समस्या का समाधान कर दूंगा। ये कुर्बानी वाली ईद है, ये ईद उल फितर नहीं है। इसमें अपनी ट्रेनिंग जो है वो कुर्बानी के अराउंड सेंटर होती है। जो भी प्यारी चीज हो उसकी कुर्बानी, जो मन में उमंग आ रही हो उसकी कुर्बानी, नए कपड़े पहनने को जी चाह रहा हो उसकी कुर्बानी, अच्छा खाना खाने की ईद नहीं है ये, उसकी कुर्बानी, अच्छा खाना दूसरों को खिलाने की ये ईद है, गरीबों की मदद की ये ईद है, उन लोगों की जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने अपने कमाने वालों को खोया है, जिन बच्चों के सपने पढ़ाई के चूर हो गए, जिनके घर के माँ बाप किसी घर में दोनों चले गए, उनकी खबरगिरी करना और उनको आर्थिक पैकेज पहुंचाने की ईद है। और ये तो सबको पता है जो मैंने पॉइंट्स बताए, लेकिन आज मैं आपके चैनल पे एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को और बहुत कम हमें से भी पता है। ये शैतान के बहकावे में आने से बचने की ईद है, क्योंकि जब वो नबी अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे, आपने हज का जिक्र किया, 3 स्थानों पर शैतान ने आकर उनको बहकाया। इसलिए नहीं बहकाया कि तुम अपने बेटे की बलि चढ़ाने जा रहे हो, इसलिए बहकाया कि तुम खुदा के हुक्म को मत मानो। ये सारी दुनिया की जो फिसाद की जड़ है वो है हम मानते नहीं है। आज हम बड़ों की नहीं मानते, माँ बाप की नहीं मानते, खुदा की और भगवान के आदेश को तो मानने की बात बहुत दूर जा चुकी है। मैं आपके चैनल से सबको ये संदेश देना चाहूंगा कि ये ईद बहुत सादगी से मनाएं। इसमें जो भी काम करना हो, अपनी नमाज वगैरह, सब मौलवी लोग फतवा दे चुके हैं। कोई ईदगाह पे नहीं जाएगा, कोई भीड़ नहीं करेगा। वायरस की बात जब मैं डॉक्टर करता हूं तो बिल्कुल ठीक आपका मुद्दा है। हर जगह जहां भी भीड़ पे, जो भी भीड़ की जननी है, वहां नहीं जाना है और हमें बहुत सादगी से अपने देशवासियों के लिए दुआ करनी है। और जो पैसा हम अपने मनोरंजन पे, तफरीह में या घूमने में या नए कपड़े बनाने में, उसको हमें गरीबों को देना है। इस समय हमारे देश की फाइनेंशियल जो गरीब तबके की हालत है वो बहुत खराब है और ये ईद का उनकी मदद करने के लिए बहुत जरूरी है। और एक छोटी सी बात और, कि फेसबुक पे जो लोग इसके मैसेजेस भेजते हैं, बकरे दिखाते हैं, उनको हार पहना के दिखाते हैं, ये भी शैतानी कर्म है इस्लामिक फिक़ह के नजदीक। इससे भी बचें, सादगी से अपना त्योहार मनाएं, भाईचारगी से मनाएं। और मुझे बहुत खुशी है आपने मुझे ये मैसेज देने के लिए मौका दिया। थैंक यू डॉक्टर वली। और आप कह रहे हैं लोग सुनेंगे भी, आपकी बातें क्रेडिबल तरीके से उन तक पहुंच भी रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन संगीत रागी जी आपके पास आऊं उससे पहले ये खबर बता दूं, महीने भर की राहत के बाद फिर आई आफत। कई देशों में कोरोना ने फिर से तेजी से पसारे पैर, दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं केस और मौत के आंकड़े। कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। यहां आप देख रहे हैं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में केसेस जल्दी से देख लीजिए। वहां पर भी यही समझा गया था, कई जगहों पर तो यह कह दिया गया था कि वैक्सीनेशन काफी हो चुका है, बिना मास्क के भी आप लोग सार्वजनिक जगहों पर जा सकते हैं। मसलन लॉस एंजलिस काउंटी में अब वहां पर गवर्नर को सामने आकर यह कहना पड़ा है कि नहीं, मास्क पहनते रहिएगा। पहले हमने जरूर कहा था कि मास्क आप हटा सकते हैं, लेकिन यहां इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, 700 गुना बढ़ गए हैं, आप प्लीज मास्क पहनते रहिएगा। जरा देखिए अमेरिका की हालत दिखाइए जल्दी से। कोरोना का हाल दुनिया में, रोज करीब 40,000 नए केस आ रहे हैं। 1 जुलाई से अब तक 4,000 की मौत हो चुकी है। अगला दिखाइए ब्राजील, डेली 50,000 केसेस, 1,500 से ज्यादा की मौत ब्राजील के बारे में देखा आपने। रोजाना करीब 25,000 नए केस, औसतन 700 मौतें हो रही हैं। रूस की बात हो रही है। इंडोनेशिया हर रोज 50,000 से ज्यादा नए केस, 1,000 से ज्यादा मौतें। फ्रांस रोजाना 11,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कई शहरों में हालात बेकाबू हैं। सिडनी में लगा लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा है। फिलीपींस रोजाना 6,000 से अधिक मामले आ रहे हैं, 150 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। मलेशिया रोजाना 12,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, 1.25 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे यहां से खतरा टल गया, तो ऐसा नहीं है। उन राज्यों के बारे में भी खास तौर से, क्योंकि पहाड़ों पर सैर सपाटा भी खूब चल रहा है। कहां तक कोर्ट दखल देगा,
कहां कहां तक सुओ मोटो लेगा? सब कुछ सुओ मोटो क्या कोर्ट की ही जिम्मेदारी बन गई है या हमको अपनी जान की नहीं पड़ी हुई है? जरा देखिए दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में क्या चल रहा है। दक्षिण और पूर्वोत्तर कोरोना के डेल्टा, कप्पा, लैम्डा वेरिएंट ने यहां चिंता बढ़ा दी है। पूरा नॉर्थ ईस्ट इससे परेशान है। आईसीएमआर ने अगस्त के अंत तक तीसरी लहर की आशंका जताई है। रोज करीब 40,000 नए केसेस, औसतन 500 मौतें हो रही हैं। नीति आयोग ने भी ऐसे हालात में सतर्क रहने की सलाह दी है। थर्ड वेव के मुहाने पर देश है, एक भी लापरवाही भारी पड़ेगी। पीएम कई बार बीते दिनों में इसको दोहरा चुके हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा होगा। थर्ड वेव पर आईएमए की चिंता क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने कहा है कि अगर इस तरह के काम नहीं रुके तो फिर थर्ड वेव को कोई रोक नहीं सकता। धार्मिक समारोह में उमड़ी भीड़ तीसरी लहर की वजह बन सकती है। केरल में पॉजिटिविटी रेट अब भी 10% से ज्यादा है। भारत में अब भी सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस केरल में हैं और ऐसे में वैक्सीनेशन भी अभी केवल 34% के करीब लोगों को हुआ है। पहले भी बढ़ती भीड़ से ही आई थी दूसरी लहर। केरल में तेजी से बढ़ते हुए नए केसेस तीसरी लहर के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 18 तारीख को अपने लिखे गए लेटर में इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है। सवाल यही है कि संगीत रागी जी, कहां तक कोर्ट बातें संज्ञान में लेगा और कहां तक किसी याचिकाकर्ता को उठकर कोर्ट में जाना पड़ेगा? निश्चित तौर पर, लेकिन क्योंकि जैसा प्रदीप जी ने कहा 2 दिन तो बीत चुके हैं। अब एक बहुत बड़ी संख्या यदि इन्फेक्ट होकर के आएगी तो वहां से वो कितने जगह, कितने प्रदेशों में इस वायरस को लेकर के जाएगी, इसका आकलन करना तो आज के दिन में और भी मुश्किल है। और आपने अमेरिका की बात की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आज ही स्टेटमेंट आया है। उन्होंने सबको आगाह किया है ब्रिटेन के अंदर, और आज से 7 दिन पहले भारत के अंदर भी अखबारों में एक रिसर्च छपा था जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो मौतें हो रही हैं वो डेल्टा वेरिएंट से इतर एक जो है उसका आगाज भारत के अंदर भी हो गया है। राइट। फरीदाबाद से केस मिले, उत्तर प्रदेश से 1-2 केस मिले। ऐसी स्थिति में तो इस देश को और भी संभल करके रहना पड़ेगा। देखिए, इस कोरोना सिर्फ मौत ही सिर्फ अभी नहीं, इसके दुष्परिणाम ये है कि आपकी सारी आर्थिक स्थितियां, सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाती हैं। सामान्य तरीके से आप आर्थिक गतिविधियां भी चला सकते हैं, बाजार भी खुले रह सकते हैं। ठीक है। और हम ठीक से कोरोना तो ये बात सर, यही बात तो हम समझना चाह रहे हैं, खासतौर से राज्य सरकारें। कोर्ट कब दखलंदाज हुआ, खुद हुआ कि किसी और ने जाकर याचिका की, एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगी अनिला जी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर वली की बातें सुनी, बहुत समझदारी की बातें करी उन्होंने, पर शायद केरला के जो मुख्यमंत्री हैं विजयन साहब, उनको ये ज्यादा समझदारी समझ में नहीं आती। उन्हें 27% की अपीजमेंट की राजनीति करनी है, इसलिए उन्होंने जो 3 दिन का पूरा सेलिब्रेशन रखा है उसकी छूट दी हुई है। और यहाँ पे बदनाम कौन आपके पास आ रहा हूँ, किस बिना पर आप मना कर सकते हैं, जरा मैं समझूंगा जी। और यहाँ पर अपीजमेंट करते हैं पिनराई विजयन जैसे मुख्यमंत्री, और क्योंकि उनको 27% का वोट बैंक साधना है। डॉक्टर वली जैसे समझदार मुसलमानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। केरला को एक कोरोना बॉम्ब बनाकर पूरे देश में फोड़ना है। तो उनकी जो मुख्यमंत्री हैं केरला के, उनकी बुद्धि पर मैं क्या कहूँ। और तो और सुनिए, अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं कि जब कांवड़ यात्रा को मना किया गया है तो बकरा ईद को क्यों नहीं मना कर रहे हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी से पूछना चाहिए, साहब आप तो ये बात कह रहे हैं, और आपके एक्स चीफ मिनिस्टर केरला के जो हैं चंडी साहब, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो केरला के हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, बकरा ईद को बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, जो जिसका जो मना है 3 दिन खूब करो। तो अब कांग्रेस में भी आप देखिए किस प्रकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा गेम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देश या मनुष्य की जान जो है उसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। अपीजमेंट की राजनीति जो है, तुष्टीकरण की राजनीति जो है, वो सब चीज पर भारी हो रही है। ठीक है, सुनीत चोपड़ा, तुष्टीकरण चाहे भले ही संक्रमण से मौत हो जाए। हाँ, तुष्टीकरण की जो आप बात कर रहे हैं, तो नमस्ते ट्रंप किसने किया था और क्या उसका नतीजा निकला? इसी तरह से आपने उस समय कोरोना केसेस कितने थे इंडिया में? इसी तरह से लगातार दक्षिण में बड़े बड़े जुलूस निकले। तो मेरा ये कहना, जिस देश की सरकार तुष्टीकरण कर रही है मेजॉरिटी का, वो सरकार ने जो बंगाल में चुनाव किए और कैसे किए, 5 प्रांतों में चुनाव किए और कैसे किए,
जनता ने तो जवाब दे दिया, लेकिन लोग बीमार हो गए। जब नमस्ते ट्रंप हुआ था तो कितने लोग संक्रमित थे, इसका जरा मुझको बताइए, आपको पता होगा क्योंकि नमस्ते ट्रंप आपको याद है। दूसरे आप ये बताइए, बंगाल के इलेक्शंस में आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्या? पूरा संक्रमण वहीं से चल के आया है, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। नहीं, आप ये बताइए, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्या? वेस्ट बंगाल में जब आपने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया तो लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तुम्हें जीतने देंगे, हरा के भगा दिया। लीजिए, ये है अतीकुर रहमान साहब, हरा के भगा दिया। अंदर ये चीजें इतनी गहरे पैबस्त हो गए हैं अतीकुर रहमान साहब कि इससे हटकर देखना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। अतीकुर रहमान साहब, अब तो कोरोना बख्श दे तो बख्श दे। जी दिनेश भाई, बड़े दुख की बात है। देखिए, सारी डिबेट में इतनी ही बात साफ हो पाई है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, हमारी जो रूलिंग पार्टीज हैं, कोई भी स्टेट में हो, वो इस चीज को समझने से ही इनकार कर रही है। तो आप पब्लिक का क्या कहना? अगर वोट बैंक इनकी तरफ है तो इनकी तरफ भी है, दोनों तरफ बराबर आग लगी हुई है। मुझे याद आ रहा है दिनेश भाई कि एक इंटरव्यू हुआ था होम मिनिस्टर साहब का, उसमें जब उनको पूछा गया था कि ये कुंभ सुपर स्प्रेडर बन चुका है, तो उन्होंने ध्यान बटाया लोगों का ये कहकर कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, वहां कौन सा कुंभ चल रहा है, और केरल के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, वहां कौन सा कुंभ चल रहा है। तो जो सीरियसनेस आना चाहिए पॉलिटिकल क्लास में दिनेश भाई, वो सीरियसनेस ही नहीं आ रहा है। वली साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कुर्बानी का सही पहलू हमको आज समझाया, और मैं समझता हूं यही सही बात है। आज के दिन एक ही पैगाम हम भेज सकते हैं पब्लिक को कि ये कुर्बानी का वक्त है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम उन कौमों के लिए जो मेडिकल एडवाइस पे चलेंगे, वो अपनी जान बचाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था जान है तो जहान है, और इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं हो सकता कि कुर्बानी दीजिए। लेकिन मुझे एक बात और बड़े हैरान कर रही है कि हमारे पैनल पर नाम के हिसाब से अगर आप देखें तो दो मुस्लिम हैं इस समय, डॉक्टर एम वली हैं, अतीकुर रहमान है। दोनों कह रहे हैं कि ये कुर्बानी का वक्त है, कृपया बेशक आपके अंदर तरंग उमंग आ रही है, उसको सैक्रिफाइस कीजिए, इंसानियत की भलाई के लिए यही ठीक है, लेकिन चाय से ज्यादा केटली गर्म है। क्यों? क्योंकि सियासत का यही तकाजा है। लेकिन अब सवाल यह है प्रदीप सिंह साहब कि क्या हम इससे आगे कभी बढ़ेंगे नहीं? यही हमारी नीयत है, हम यूं ही केले का छिलका पड़ा है और हम ऐसे ही फिसल के जाएंगे। देखिए दिनेश जी, ये बात तो समझ में आती है कि राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल वोट के लिए कुछ करते हैं जो गलत है, जो सही नहीं है, जो लोगों के हित में नहीं है। सवाल ये है कि हम आप क्यों ऐसा करते हैं? हमारे आपकी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी जान बचाए? ऐसे आयोजन में लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? जिनके घर का कोई चला गया, बीमार है, बीमारी से मुश्किल से निकला है, पूरे घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, वो बाजार में क्यों जा रहा है या किसी भी आयोजन में क्यों जा रहा है? ये हमको आपको भी तो सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोच रहे हैं सर? हम सोचना ही नहीं चाहिए। ये जो करने की छूट देते हैं सर, हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है? तरबियत वजह है क्या? अज्ञानता वजह है क्या? अगर अज्ञानता वजह है तो 94% जहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि हम किसी चीज को गंभीरता से लेते नहीं है। हम बहुत दिन से घर में बंद है, छूट मिली है तो जान चली जाए। आप केवल केरल की बात क्यों करें? आप दुनिया भर में देखिए, अमेरिका में देख लीजिए, आप यूरोप में देख लीजिए। हाँ। जो लोगों को, जब आप ये बात कह रहे थे तो सुनीत चोपड़ा साहब सहमति में सिर हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सुनीत चोपड़ा साहब, मतलब लोग ऐसा चाहते हैं इसलिए आप ऐसा होने दे रहे हैं? लोग सही चाहते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल में रखे हुए हैं, वो उस तरह से बाहर नहीं जा रहे जैसे हरिद्वार में हुआ, जैसे गुजरात में हुआ। मेरा ये कहना है कि सवाल ये नहीं है। सुनीत चोपड़ा जी, ये छूट मिले 2 दिन तो हो गए, यही है तीसरा दिन बचा, बकरीद मनेगी। अगर इस दौरान संक्रमण से कोई संक्रमित हुआ और जान गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप। जिम्मेदारी सरकारें लेती हैं, और केरल में तो दोनों ऑपोजिशन और चीफ मिनिस्टर एक ही बात कह रहे हैं, एक होके सरकारें कह रहे हैं।
सरकार क्या जिम्मेदारी लेती है वो चलिए आपने उन पर डाल दिया, कम से कम आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, सरकार जिम्मेदारी ले लेगी। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का। और सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही है कि आप अपनी जान के पहले अगर रक्षक नहीं हैं तो फिर दूसरे को तो निश्चित रूप से आपसे कम ही पड़ी है, लेकिन अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज अड़ी में आपसे विदा चाहिए, लेकिन कल एक अहम विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।